अध्याय 2671 शक्तिशाली गू जहर गुप्त कौशल। सूर्य के प्रकाश स्लग का संग्रह। 4। हाँ, 300 साल बाद उसे नहीं पता था कि वह किस अवस्था में होगा। कुछ देर बाद लेयान ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और काले भूरे रंग का खून उगल दिया। स्वूश, ताज़ा खून जमीन पर गिरा जिससे काले भूरे रंग का धुआं निकल रहा था। इससे बदबू आ रही थी। आप खून में लंबे और पतले कीड़े भी देख सकते थे। ये घिनौना था। लेपिंग और बाकी लोग चौंक गए। वे जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कीड़े उन्हें दूषित न कर दें। ये ब्लू लोच गू जहर है। वे अच्छे नहीं लग रहे थे। जब उन्हें याद आया कि यह चीज़ उनके शरीर में है तो उन्हें असहज महसूस हुआ। लेयान खड़ी हो गई। उसके सुंदर चेहरे पर लालिमा लौट आई थी। हरा भूरा रंग गायब हो गया था। जहर का असर ठीक हो गया था। उसने भी कीड़ों को देखा और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसके दिल में लैन यू के प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। लेकिन जल्द ही कीड़ों ने हिलना बंद कर दिया। वे मर गए। सभी हैरान हो उठे। ये सचमुच मारक है, इसे ले लो। एड्स बाय पब फ्यूचर। ले यान की नज़रें चमक उठीं। उसने तुरंत ले परिवार के बाकी सदस्यों को गोलियां बांट दीं। लेपिंग और बाकी लोगों ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने जल्दी से गोली निगल ली और ज़मीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गए। उन्होंने ब्लू लोच गू जहर को बाहर निकालना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर भरोसा करोगे, वांग टेंग ने ले यान की ओर देखा और दिलचस्पी से कहा। कम से कम तो मुझसे बेहतर तो हो। लेयान ने वांग टेंग की ओर देखा और शांति से जवाब दिया। बस बेहतर, वांग टेंग ने पूछा। आप क्या सोचते हैं? लेयान ने पूछा। वांग टेंग के होठों के कोने फड़कने लगे। उसने इस विषय को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। उसने विषय बदला और पूछा, तुम्हारे शरीर में मौजूद जहर ठीक हो गया है? क्या तुम अब भी मेरे पीछे आना चाहते हो? हाँ, लेयान ने तुरंत सिर हिलाया। वह अपनी क्षमताओं को अच्छी तरह जानती थी। वांग टेंग के बिना वे अत्यधिक खतरे में पड़ जाते। वह फिर से वही अनुभव नहीं करना चाहती थी। ठीक है, वांग टेंग ने उत्तर दिया। तुम हमेशा मुझे घृणा से क्यों देखते हो? लेयान ने भौहें सिकोड़कर पूछा। नहीं, मुझे तो ये परेशानी वाली बात लगती है, वांग टेंग ने जवाब दिया। लेयान ने धीरे से कहा। तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। बहुत से लोगों ने मुझसे ये कहा है। दुर्भाग्य से मैंने तुम्हें निराश किया है। वांग टेंग मुस्कुराया। तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। लेयान ने अपनी बाहें उठाईं और शांति से पूछा। मंगेतर। वांग टेंग के दिमाग में एक आकृति उभरी। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान दिखाई दी। एड्स बाय पब फ्यूचर। किसी कारण से लेयान को उसके चेहरे पर भाव देखकर थोड़ी नाखुशी महसूस हुई। वह खर्राटे भरकर चुप हो गई। क्या बकवास है? वांग टेंग ने असमंजस में उसकी ओर देखा। ये व्यभिचारी जोड़ा। लैन यू ईर्ष्या से पागल हो रहा था। पहले तो उसके मन में लेयान के बारे में कुछ विचार आए। आखिरकार वह ले परिवार की प्रतिभा थी और उसे उसके करीब होने का फायदा था। उसने पहले ही लेयान का पक्ष प्राप्त कर लिया था। ये सब उस काले भूत के प्रकट होने के कारण था कि सब कुछ बुलबुले में बदल गया। नहीं, ये सब वांग टेंग की गलती थी। अगर वह कमीना न होता तो उसे लगता था कि वह अभी भी लेयान का ख्याल रख सकता है। वह नफरत और ईर्ष्या से अंधा हो चुका था। वह भूल गया था कि अगर वांग टेंग नहीं होता तो लेयान और बाकी लोग मर चुके होते। लेपिंग और बाकी लोगों ने जल्दी से ब्लू लोच गू जहर से छुटकारा पा लिया। वे खड़े हो गए और वांग टेंग की ओर मुट्ठियां बांध लीं। मिस्टर वांग टेंग, शुक्रिया। तुम बहुत विनम्र हो। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और शांति से कहा, चूंकि तुम ठीक हो गए हो तो चलो। लेयान और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। वे वांग टेंग के पीछे चले गए और एक निश्चित दिशा में उड़ गए। केवल लैन यू ही मौके पर बची थी। उसने मुझे सच में जाने दिया। लैन यू हैरान रह गई। जमीन से उठने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसने वांग टेंग और बाकी लोगों को जाते हुए देखा और खुद से बुदबुदाया, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें जल्द या बाद में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और दूसरी दिशा में जाने के लिए मुड़ गया। कोई नहीं जानता था कि वांग टेंग अपने फैसले पर पछताएगा और उसे मारने के लिए वापस आएगा। लैन यू अभी भी संघर्ष करना चाहती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने पिछले कुछ दिनों में पाई गई सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ले ली थीं, लेकिन अभी भी बहुत समय बचा था। वह नए सिरे से शुरुआत कर सकता था। वांग टेंग ने लैन यू को जाने दिया और उसे बाहर नहीं होने दिया। वांग टेंग बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है, या यूं कहें कि वह बहुत ज़्यादा घमंडी है। वह बहुत छोटा है। ये सही है। लैन यू को इस तरह जाने देना भविष्य में परेशानी का कारण बन सकता है। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। उन्हें लगा कि लैन यू को जाने देने का वांग टेंग का फैसला बुद्धिमानी भरा नहीं था। खरपतवारों को काटें और जड़ों को खोदें। भले ही वह सबके सामने लैन यू को मारने की हिम्मत न करे, लेकिन वह कम से कम लैन यू को प्रतियोगिता से बाहर कर देगा ताकि लैन यू अगले मैचों में भाग न ले सके। इससे उसके लिए खतरा कम हो जाएगा।
दुर्भाग्यवश वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। वे राक्षसों की दुनिया को नहीं समझते थे। दूसरी ओर वांग टेंग, ले यान और अन्य लोग एक निश्चित दिशा में उड़ गए। सूर्य प्रकाश स्लग का नेतृत्व। हम कहाँ जा रहे हैं? ले यान ने अनियंत्रित होकर पूछा। वांग टेंग ने कहा, वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। ले यान ने मुंह बनाया और आगे कुछ नहीं पूछा। कुछ मिनट तक उड़ान भरने के बाद वे आखिरकार पर्वत श्रृंखला की गहराई में पहुंच गए। उन्होंने एक अतुलनीय रूप से ऊंची पर्वत चोटी देखी। चोटी बादलों में घुसी हुई थी और उसके चारों ओर घने बादल छाए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि यह कितनी ऊंची थी। उसी समय पहाड़ की चोटी से एक शक्तिशाली आभा निकली। कुछ कमजोर तारा जानवरों की हिम्मत नहीं हुई कि वे उसके करीब पहुंच सकें। ये जगह, ले यान और अन्य लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तुरंत रोक दिया गया। शक्तिशाली गू जहर गुप्त कौशल। सूर्य के प्रकाश स्लग का संग्रह। 5। क्या यही वह स्थान है? वांग टेंग ने अपने कंधे पर बैठे सूर्य प्रकाश स्लग से पूछा। हाँ, सूर्य प्रकाश स्लग ने सिर हिलाया। ले यान और अन्य लोगों ने आखिरकार उसके कंधे पर सनलाइट स्लग को देखा। वे आश्चर्यचकित थे। शुरुआत में यह अदृश्य था, खासकर तब जब इससे कोई आभा नहीं निकलती थी। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल यूनिवर्स बेहेमोथ था। वांग टेंग, यह क्या है? ले यान मदद नहीं कर सका और पूछा। मेरे दोस्त, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। दोस्त? ले यान की नज़र अजीब हो गई। उसने सूरज की रोशनी को स्कैन किया। स्लग के छोटे शरीर को उत्सुकता से देखा। सनलाइट स्लग भी दंग रह गया। उसने चुपचाप वांग टेंग की तरफ देखा। चलो चलें। वांग टेंग बिना किसी हिचकिचाहट के ऊंची चोटी की ओर उड़ चला। दहाड़। जैसे ही वह करीब पहुंचा, एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। पहाड़ की चोटी से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और वांग टेंग और उसके साथियों की ओर बढ़ी। यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट है। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़कर देखा। वह आश्चर्यचकित था और उसने हमले को रोकने के लिए अपनी आभा छोड़ी। फिर उसने अपना सिर उठाया और सामने देखा। अंतरिक्ष में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हुआ और एक विशालकाय काला वानर बाहर निकलकर उसके सामने आ गया। यह एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट है। ले यान और अन्य लोग चकित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहे हों। वांग टेंग की नज़रें हल्की सी झपक उठी जब उसने सूर्यप्रकाश स्लग को देखा। सूरज की रोशनी। स्लग थोड़ा निराश था कि उसने वांग टेंग को नहीं डरा पाया। उसने अपना मुंह खोला और कहा, लिटिल ब्लैक, यह मैं हूं। लिटिल ब्लैक? कैसा नाम है? वांग टेंग ने मन ही मन शिकायत की। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राउंड बॉल ने खुद को रोक न सका और पूछा। तुम्हें क्या पता, मेरे पालतू जानवर का नाम तो बहुत ही साधारण और सरल है। ये तो बिल्कुल ही असभ्य है, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। जैसा कि आपसे उम्मीद थी। राउंड बॉल अवाक रह गया। गर्जन। काले विशालकाय बंदर ने धीमी दहाड़ लगाई। उसका शरीर सिकुड़ने लगा और वह 3 मीटर से ज्यादा लंबा हो गया। उसने एक कदम बढ़ाया और वांग टेंग से 5 मीटर दूर दिखाई दिया। उसने अपने कंधे पर बैठे सनलाइट स्लग को देखा। सूर्यप्रकाश, तुम एक इंसान को यहाँ क्यों लाए? विशालकाय बंदर के मुंह से एक मोटी आवाज निकली। वह इंसानी भाषा में बोल रही थी। ले यान और बाकी लोग घबरा गए। उसी समय वे चकित हो गए। उनकी नज़रें सनलाइट स्लग पर पड़ीं। यह अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट उस छोटे स्नॉट वम्प से बातचीत कर रहा था। क्या ये हो सकता है कि यह स्लग भी अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट था? ये तो बेतुका था, ऐसा नहीं लग रहा था। हालांकि वे जानते थे कि यदि तारा जानवरों की क्षमता समान नहीं होगी तो वे एक दूसरे के साथ विनम्रता से बातचीत नहीं करेंगे। कुछ ठीक नहीं था। इतना ही नहीं, काले बंदर ने स्नॉट वम्प को सनलाइट नाम दिया। ये नाम। ले यान और अन्य लोगों ने सनलाइट स्लग को अलग नज़र से देखा। उनके दिमाग में कई विचार आए। वे आवाज़ के जरिए पूछे बिना नहीं रह सके, वांग टेंग, क्या हो रहा है? आपको इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए, वांग टेंग ने कहा। ले यान निराश थी। वह बहुत उत्सुक थी, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 100 पंजे उसके दिल को खरोंच रहे हों। वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। मैं अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ले जाना चाहता हूं, सूर्यप्रकाश स्लग ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वांग टेंग ने विशालकाय वानर की आंखों के कोनों को हिंसक रूप से फड़कते हुए महसूस किया। यह आदमी ईमानदार नहीं है, उसने मन ही मन सोचा। क्या कोई समस्या है? सनलाइट स्लग की आवाज़ ठंडी हो गई। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकल रही थी। यह अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट से भी ज्यादा भयानक थी। यह आभा ही वह कारण थी जिसके कारण सेकेंडरी करियर एलायंस ने 3 अनंत स्टेज मार्शल योद्धाओं को भेजा था। काले विशालकाय बंदर की आंखों में डर की झलक दिखाई दी। उसने थोड़ा झुककर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मेरे पीछे आओ। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सभी पुरानी जगह पर हैं।
इनमें कोई समस्या नहीं है, आप चाहें तो इन्हें ले जा सकते हैं। यह अच्छा है। सूर्य का प्रकाश। स्लग ने उसे अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। वान टेन को अपने होठों के कोनों में कंपन महसूस हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मांसल हंक इतनी जल्दी पीछे हट जाएगा। उसकी गरिमा जमीन पर गिर गई। काला विशालकाय बंदर सामने की चोटी की ओर उड़ गया। उसके आगे चलने से वान टेंग और अन्य लोग बिना किसी बाधा के आगे बढ़ गए। चोटियों पर मौजूद धुंधली आभाएं केवल उन्हें देख पा रही थीं, उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। ले यान और अन्य लोग रास्ते में डरे हुए थे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे सुरक्षित और स्वस्थ हैं तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर वे और भी अधिक उत्सुक हो गए। वान टेंग क्या करने की योजना बना रहा था? रहस्यमय। जाहिर है, इस जगह की रक्षा शक्तिशाली सितारा जानवर कर रहे थे, और वहां सिर्फ एक ही नहीं था। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। सूर्य के प्रकाश वाले स्लग और काले विशालकाय बंदर ने एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, इसलिए वे बातचीत नहीं सुन पाए। उन्हें नहीं पता था कि तारा जानवर क्या करना चाहते थे। विशालकाय वानर के नेतृत्व में वे अंततः शिखर पर उतरे। वान टेंग के सामने एक बहुत बड़ा छेद दिखाई दिया। सबसे पहले काला विशालकाय बंदर उसमें घुस गया। मेरे पीछे आओ, सूर्य प्रकाश स्लग ने कहा। वान टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे चल दिया। गुफा में एक लंबा और विशाल पत्थर का रास्ता था। कभी कभी पत्थर के रास्ते के बीच में एक या दो पत्थर के कमरे दिखाई देते थे। अंदर बड़े बड़े तारा जानवर लेटे हुए थे, जो एक शक्तिशाली आभा दे रहे थे। वे कम से कम उच्च स्तर पर थे। शाही स्तर। जब काला विशालकाय वानर वहां आया तो सभी तारा जंतुओं ने अपनी अधीनता दर्शाने के लिए अपने अहंकारी सिर नीचे कर लिए। कड़ी सुरक्षा के कारण लेयान और अन्य लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित और संदिग्ध हो गए। वान टेंग और उनके साथी कई पत्थर के रास्तों से गुजरे। 5 पत्थर के कमरों से गुजरने के बाद सामने का रास्ता आखिरकार खुल गया। सामने एक बहुत बड़ी जगह दिखाई दी। उन्हें, हम यहाँ हैं। वान टेंग के मन में अचानक विचार आया। उसने धीरे से कहा और अपने चारों ओर देखा। यहाँ प्राकृतिक रूप से बने पैटर्न हैं। कृपया। काले विशालकाय बंदर ने वान टेंग और उसके साथियों की ओर इशारा किया। वान टेंग ने थोड़ा सिर हिलाया और गुफा में चला गया। एक मजबूत औषधीय सुगंध। यह मादक था। यह लेयान और अन्य लोग अंदर की स्थिति देखकर दंग रह गए। अविश्वास से भर गए। इतने सारे। वान टेंग भी अचंभित रह गया। वहां सभी प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहाड़ की तरह इकट्ठी थीं। उन्हें रखा गया था। हर कोने में बेतरतीब ढंग से लोगों को बहुत उत्तेजना दे रहा है। वान टेंग ने कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के कुछ टुकड़े उठाकर उन्हें लापरवाही से जमीन पर फेंकते हुए भी देखा। वे किसी के द्वारा छोड़ी गई गोभी की तरह दिख रहे थे। कैसे? आप जो भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चाहें ले सकते हैं, सनलाइट स्लग ने कहा। शांति से। वान टेंग ने अपने कंधे पर रखे सनलाइट स्लग को देखा। वह लगभग शब्द देख सकता था। इसका माथा। धनवान। अरे यार, ये तो काफी दिखावा था। 3 आंखों वाला दिव्य वानर। डेलीली आत्मा विनाशकारी जड़ी बूटी। 9 सार विपत्ति फूल। वापसी। 1 आकाश जैड फल। बर्फ आत्मा पत्ता। 9 पूंछ ड्रैगन सूरजमुखी। वान टेंग गुफा में गया और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखा। उसने उनके नाम इस तरह से पढ़े जैसे वे उसके खजाने हों। लेयान को होश आ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के नाम तुरंत नहीं बता सकती थी, लेकिन वान टेंग ने आत्मविश्वास से चलकर उनके नाम बताए। ये ज्ञान, इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां। लेपिंग और अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। जब उन्होंने गुफा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां देखी तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनके दिलों में बेकाबू लालच की भावना भी थी। सौभाग्यवश उन्होंने अपना सिर हिलाया और वान टेंग तथा विशालकाय वानर की ओर देखा। वान टेंग, क्या हो रहा है? लेयान ने अपने दिल में आश्चर्य को दबा लिया और एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं। वान टेंग ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने सीधे कहा, अपनी जरूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुन लो। तुम मुझे बस 2 गुने अंक दे सकते हो। लेयान पागल हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर उन्हें छोड़ दिया। फिर उसने उन्हें छोड़ दिया और फिर से भींच लिया। ये कुछ बार दोहराया गया। वह वास्तव में वान टेंग का मुंह खोलना चाहती थी और उसे सच बताना चाहती थी। दुर्भाग्य से वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकी। अंत में वह केवल अपने दुख को ताकत में बदल सकी। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी जरूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनना शुरू कर दिया। सच कहूं तो यहाँ बहुत सी कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं। वह उन सभी को चाहती थी। एक कीमियागर के रूप में कोई भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। अगर वह चाहती भी तो वह 2 गुने अंक नहीं दे सकती थी। इसलिए वह केवल अपनी पसंद की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही चुन सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? लेपिंग और अन्य लोगों ने अपनी लार नीली और सावधानी से पूछा।
जब तक आप अंक का भुगतान करते हैं तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। वांग टेंग ने शांति से मुस्कुराया। लेपिंग और अन्य लोग दोहरे अंक के बारे में सोचकर पीछे हटना चाहते थे। आगे बढ़ो और चुनो, अंकों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक उनके कानों के पास एक आवाज़ सुनाई दी। ये ले यान था जो वॉयस ट्रांसमिशन के जरिए उनसे बात कर रहा था। जब तक वे फाइनल में प्रवेश कर सकते थे कुछ अंक देना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये ले परिवार की प्रतिभाएं थीं। आदान प्रदान के दौरान उनके अच्छे परिणाम ले परिवार के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। ले यान को ये बात साफ साफ समझ में आ गई। स्थिति ऐसी ही थी। लेपिंग और अन्य लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने ले यान की ओर कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया और तुरंत अपनी ज़रूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चुनने लगे। वांग टेंग ने उनकी उपेक्षा की और चुनना शुरू कर दिया। वह सोच रहा था कि क्या उसे यहाँ आवश्यक मुख्य सामग्री मिल सकेगी। अभी भी काफ़ी संभावना थी। आखिरकार यहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ थीं। उसे विश्वास था कि वह उन्हें पा सकता है। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और जड़ी बूटियों को स्कैन किया। कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां नीचे ढेर में रखी हुई थीं। सतह से यह बताना मुश्किल था। अपनी असली आंख को सक्रिय करने से उसका बहुत समय और परेशानी बच जाती। उसने सबसे मूल्यवान आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सीधे ही ढूंढ लीं। हालांकि एक बात ने वांग टेंग को क्रोधित कर दिया। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और बोला, ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बिना किसी कारण के कौन खा रहा है? उसने एक दो निवाले खाने के बाद इन्हें एक तरफ क्यों फेंक दिया? भगवान के उपहार की कितनी बर्बादी है। खांसी खांसी। काले विशालकाय बंदर को अजीब लगा। उसने अपनी मोटी उंगलियां फैलाईं और अपना काला काला चेहरा खुजलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने तुरंत उस पर नजर डाली। जैसी कि उम्मीद थी, ये काला बंदर था। ये कैसा अपव्ययीपन है? मैंने तुम्हें आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की रक्षा करने के लिए कहा था। क्या तुम उनकी रक्षा इस तरह करते हो? सूर्यप्रकाश स्लग ने गुस्से से कहा। अरे, मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सका, काले विशालकाय बंदर ने अपराध बोध से कहा। तुमने सिर्फ एक या दो निवाले ही क्यों खाए? तुम पूरा पौधा क्यों नहीं खा लेते? कौन नहीं बता सकता? वांग टेंग ने बेकाबू होकर अपनी आंखें घुमाईं। वह इस आदमी के काम करने के तरीके को देखकर अवाक रह गया। इसका स्वाद अच्छा नहीं है। कुछ निवाले खाने के बाद मैं इसे खाना नहीं चाहता, काले विशालकाय बंदर ने कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि यह बेकार है? तुम एक गोली क्यों नहीं बनाते? क्या यह इससे बेहतर नहीं है? वांग टेंग ने अनियंत्रित रूप से शिकायत की। तो क्या हुआ अगर यह एक परम अवस्थाशाही स्तर का सितारा जानवर था? यह इतना दिमागहीन क्यों था? इस तरह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बर्बाद करना बहुत ही क्रोधजनक था। इसके अलावा उसके पास यहाँ सनलाइट स्लग था। उसे डर नहीं था कि सामने वाला पक्ष शर्मिंदगी से नाराज हो जाएगा। वह एक ब्रह्मांडीय राक्षस है। तुम अपमान से क्रोधित क्यों नहीं हो जाते? मैं गोलियां बनाना नहीं जानता। मैं तो बस एक तारा जानवर हूँ, काले विशालकाय बंदर ने बड़बड़ाते हुए कहा। अगर तुम गोलियां बनाना चाहते हो तो तुम मुझसे मदद मांग सकते हो। सनलाइट स्लग ने अर्थपूर्ण लहजे में कहा, तुम मुझसे यहाँ से निकलने में भी मदद मांग सकते हो। काले विशालकाय बंदर की आंखें चमक उठीं। उसने वांग टेंग को गौर से देखा और पूछा, क्या वह सचमुच मुझे यहाँ से जाने में मदद कर सकता है? अरे, मैं यहाँ 1000 साल से ज़्यादा समय से फंसा हुआ हूँ। क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है? मैं अब और नहीं सह सकता। मेरे विचारों में बाधा तभी आएगी जब मैं ये जगह छोड़ दूंगा। इस तरह मैं सफलता पा सकता हूँ। आपको उससे पूछना होगा, सनलाइट स्लग ने जवाब दिया। जब वांग टेंग ने विशालकाय बंदर की निगाहों को देखा तो उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। क्या वह उसे मारने की योजना बना रहा था? उसने जल्दी से सनलाइट स्लग से पूछा, वह मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? मैंने उससे कहा कि तुम इसे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो, सनलाइट स्लग ने समझाया। ये जगह छोड़ो। वांग टेंग दंग रह गया। उसने आगे कहा, यह वह ग्रह है जहाँ सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती करता है। इन स्टार बीस्ट का इस्तेमाल शायद आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की रक्षा के लिए किया जाता है। सेकेंडरी करियर एलायंस उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। सेकेंडरी करियर अलायंस उसे ज़्यादा महत्व नहीं देता। अपनी योग्यता के साथ आपको उसे छोड़ने में मदद करने में सक्षम होना चाहिए, सनलाइट स्लग ने कहा। आंखों वाला दिव्य वानर। डेलीली आत्मा विनाशकारी जड़ी बूटी। 9 सार विपत्ति फूल। वापसी 2 एम। वांग टेंग हिचकिचाया। उसने कभी भी बिना लाभ के कोई काम नहीं किया। उसने बिना किसी कारण के एक स्टार बीस्ट की मदद क्यों की? ऐसा लग रहा था कि सनलाइट स्लग को पता था कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। उसने विशालकाय बंदर से कुछ कहा। काले विशालकाय बंदर ने तुरंत वांग टेंग की ओर देखा और अपनी छाती थपथपाई। युवक, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने में मदद करने को तैयार हो तो मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा अंगरक्षक बन सकता हूँ। तुम क्या सोचते हो? बॉडीगार्ड। वांग टेंग का चेहरा अजीब हो गया।
एक काले बंदर को अपना बॉडीगार्ड बनाना एक अजीब दृश्य था। वांग टिंग, ये व्यक्ति साधारण लग सकता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। इसकी प्रतिभा संभवतः हर्ब गार्डन ग्रह पर सबसे मजबूत उपस्थिति है, सनलाइट स्लग ने अचानक एक रहस्यमयी आवाज में कहा। उसकी प्रतिभा सबसे मजबूत है। क्या उसका कोई विशेष वंश है? वांग टिंग ने पूछा। ये सही है। सनलाइट स्लग ने सिर हिलाया और आवाज संचारण का उपयोग जारी रखा। इसके माथे को देखो। हाँ, वांग टिंग ने बंदर को देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने बंदर के माथे पर चांदी बैंगनी रंग का ऊर्ध्वाधर पैटर्न नहीं देखा। ये बंद आंख जैसा लग रहा था। 3 आंखों वाला दिव्य वानर। अचानक वांग टिंग के दिमाग में एक नाम आया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक ब्रह्मांडीय विशालकाय प्राणी था जिसे 3 आंखों वाला दिव्य वानर कहा जाता था। यह अत्यंत शक्तिशाली था, विशेष रूप से इसकी तीसरी आंख। एक बार जब यह खुल जाती थी तो यह एक शक्तिशाली दिव्य प्रकाश छोड़ सकती थी जो किसी भी ग्रह क्षेत्र में फैल सकता था। यदि कोई इस उपस्थिति को नाराज कर दे तो देव स्तर का मार्शल योद्धा भी इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। बेशक वह सबसे शक्तिशाली 3 आंखों वाला दिव्य वानर था, लेकिन अगर वह थोड़ा कमजोर भी होता तो भी शाश्वत स्तर के योद्धाओं को डराने के लिए काफी था। वे उसे अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ सनातन अवस्था के शासक यदि इसे देखेंगे तो पीछे हट जाएंगे। वांग टिंग ने जितना ज्यादा वानर को देखा उतना ही उसे लगा कि यह वैसा ही दिखता है। वह चकित रह गया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या इसमें 3 आंखों वाले दिव्य वानर का वंश है? दुर्भाग्य से यूनिवर्स बेहेमोथ अब अत्यंत दुर्लभ हो गए थे। यहाँ तक कि अनंत स्तर के मार्शल योद्धाओं ने भी उन्हें कभी नहीं देखा था। यदि वांग टिंग के पास भक्षक निहिलिटी जानवर की यादें नहीं होती तो वह इस ब्रह्मांड बेहेमोथ के अस्तित्व के बारे में नहीं जान पाता। वांग टिंग ने जितना ज्यादा वानर को देखा उतना ही उसे लगा कि यह वैसा ही दिखता है। वह चकित रह गया। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या इसमें 3 आंखों वाले दिव्य वानर का वंश है? तुमने सही अनुमान लगाया। सनलाइट स्लग को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। ये समझ में आता है। अगर तुम मुझे पहचान सकते हो तो तुम 3 आंखों वाले दिव्य वानर को कैसे नहीं पहचान सकते? मैं तुम्हारे बारे में सही था। वास्तव में इसके शरीर में 3 आंखों वाले दिव्य वानर का रक्त है। जब मैं पहली बार इससे मिला तो मुझे आश्चर्य हुआ। क्या ये जानता है? वांग टिंग ने पलकें झपका कर पूछा। मैंने यह नहीं बताया, सनलाइट स्लग ने उत्तर दिया। कोई आश्चर्य नहीं। अगर इसे अपने खून के बारे में पता होता तो यह आपसे लड़ता, वांग टिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी हिम्मत नहीं है, सनलाइट स्लग ने तिरस्कार के साथ कहा। अगर मैंने इसकी खोज नहीं की होती और इसके रक्त वंश की शक्ति को बढ़ाने के लिए वर्षों तक इसके लिए कई खजाने नहीं खोजे होते तो यह इस स्तर तक विकसित नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर यह आगे बढ़ना जारी रखना चाहता है तो इसे इस जगह को छोड़ना होगा और 3 आंखों वाले दिव्य वानर की रक्त रेखा की खोज करनी होगी। यदि नहीं तो यह अंतिम चरण के शाही स्तर पर अटक जाएगा। वांग टिंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। रक्तरेखाएं वास्तव में तारा जानवरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थीं। रक्तरेखा उनकी प्रतिभा थी। यदि उनकी रक्तरेखा बहुत कम होती तो यह उनके विकास को बाधित करती। आप चाहते हैं कि मैं इसे ले जाऊं? वांग टिंग ने पूछा। यह आप पर निर्भर है, सनलाइट स्लग ने कहा। मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है, इसलिए मैं आपको इसकी सिफारिश करता हूं। वांग टिंग मुस्कुराया। उसने विशालकाय काले बंदर की ओर देखा और पूछा, तुम कितने साल तक मेरे अंगरक्षक रहोगे? काला विशालकाय बंदर दुविधा में था। उसने अपना सिर खुजाया और पूछा, तुम कब तक मुझे अपना अंगरक्षक बनाए रखना चाहते हो? 500 साल, वांग टिंग ने सहजता से उत्तर दिया। 500 साल? काला विशालकाय बंदर हैरान रह गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी की और कहा, नहीं, 500 साल बहुत ज्यादा हैं। मैं सिर्फ 1000 साल तक ही जी पाया हूँ। मुझे 500 साल तक तुम्हारा अंगरक्षक क्यों बनना है? मैं यहीं रह सकता हूँ। आप यहाँ रहना जारी रख सकते हैं, वांग टिंग ने उदासीनता से कहा। काला विशालकाय वानर अवाक रह गया। क्या 500 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं हैं? सूर्य प्रकाश स्लग ने पूछे बिना नहीं रह सका। वह वांग टिंग को बहुत कम समय से जानता था, लेकिन उसे उसके काले हृदय की स्पष्ट समझ थी। ये व्यक्ति सचमुच दुष्ट था। ज्यादा नहीं, एक अंतिम चरण के शाही स्तर के स्टार जानवर के लिए 500 साल पलक झपकते ही बीत जाएंगे, वांग टिंग ने शांति से उत्तर दिया। सूर्य प्रकाश स्लग अवाक रह गया। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि एक तारा जानवर जो 1000 से अधिक वर्षों से बंद था, उसके लिए अगले 500 वर्षों तक बंधे रहना अस्वीकार्य था। धीरे धीरे सोचो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वांग टिंग ने विशालकाय बंदर की अनदेखी की और अपनी जरूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज जारी रखी। जब वांग टिंग आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था तो बाहर के लोग पहले से ही शोर मचा रहे थे। वहां इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां थीं कि उन्हें बहुत उत्तेजना मिल रही थी। वहां बहुत हंगामा मच गया। लोग आश्चर्य से चिल्ला रहे थे।
हे भगवान, यहाँ तो बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियाँ हैं। वांग टेंग को एक खजाने वाली गुफा मिल गई है ना। वैसे वह विशालकाय काला वानर उन्हें खजाने वाली गुफा में क्यों ले आया? क्या तुमने नहीं देखा, ये प्रकाश तत्व तारा जानवर है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी अभी एक दूसरे से बातचीत की है। अरे, क्या वांग टेंग ने उस प्रकाश तत्व तारा जानवर को वश में कर लिया? अगर नहीं, तो इससे वांग टेंग को क्या मदद मिलेगी? अल्पविराम। बहुत से लोग वांग टेंग और सनलाइट स्लग के बीच के रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे थे। आखिरकार यह एक बेहद शक्तिशाली अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट था। इसके अलावा यह एक लाइट एलिमेंट स्टार बीस्ट था। अगर वांग टेंग इसे वश में कर सके तो यह आश्चर्यजनक होगा। 3 आंखों वाला दिव्य वानर, डेलिली आत्मा को नष्ट करने वाली जड़ी बूटी, 9 सार विपत्ति फूल, वापसी 3। इसके अलावा गुफा आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरी हुई थी। अगर वे सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में नहीं होते और उन्हें छीन नहीं पाते, तो ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा आगे बढ़ जाते। यहाँ तक कि डैन परिवार और ले परिवार जैसे प्रमुख कीमिया परिवार भी ईर्ष्यालु थे। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की वह मात्रा उनके परिवार के भंडार के बराबर थी। यह उससे भी ज्यादा हो सकती है। वांग टेंग बहुत भाग्यशाली था, उसे बहुत सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल गईं। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि वांग टेंग ने प्रकाश तत्व तारा जानवर के साथ एक समझौता किया था ताकि वह इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सौंपने के लिए तैयार हो सके। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य 2 मार्शल योद्धा भी चकित थे। ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली था। वे जानना चाहते थे कि वांग टेंग और सनलाइट स्लग के बीच क्या समझौता हुआ है। हालांकि वे विशाल वानर के बारे में कुछ कर सकते थे। उन्होंने ज्यादातर बातचीत नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने कुछ बातें सुनी। वे जानते थे कि विशाल वानर चाहता था कि वांग टेंग उसे हर्ब गार्डन ग्रह से बाहर ले आए। यह असंभव नहीं था। यदि वांग टेंग बोलने को तैयार था तो उन्हें उसे कुछ सम्मान देने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ देर बाद वांग टेंग अचानक धीरे से चौंका। उसकी नज़र एक कोने पर पड़ी जहां से एक धूसर चमक निकल रही थी। वह तुरंत वहां चला गया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को सक्रिय किया और एक सौम्य शक्ति का निर्माण किया। उसने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को दूर धकेल दिया, जिससे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के ढेर के बीच घास का एक भूरा पत्ता दिखाई दिया। ये है डेलिली आत्मा विनाशक जड़ी बूटी। वांग टेंग ने ध्यान से इसका आकार मापा। उसके दिमाग में एक नाम आया। वह चकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें यहाँ अत्यंत दुर्लभ विष तत्व वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आध्यात्मिक गतिशीलता ने एक अदृश्य शक्ति का निर्माण किया जिसने उसे घेर लिया, जिससे वह उसके सामने तैरने लगा। इस जहरीली आध्यात्मिक जड़ी बूटी से बहुत से लोग मेरे द्वारा बनाए गए जहर का इलाज नहीं कर पाएंगे। यह विचार वांग टेंग के मन में कौंधा। वह बेकाबू होकर मुस्कुराया। डेलिली सोल डिस्ट्रॉइंग ग्रास बहुत ही डरावनी थी। अगर कोई इसे गलती से खा ले, चाहे वह कोई स्टार बीस्ट हो या कोई मार्शल योद्धा, वे गहरी नींद में चले जाते और उनकी आत्माएं उनकी नींद में ही गायब हो जाती। वे बिना किसी दर्द के मर जाते। ये डेलिली घास कम से कम 10,000 साल पुरानी थी। ये विष तत्व वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटी शुरू से ही दुर्लभ थी और 10,000 साल पुरानी तो बिल्कुल भी नहीं। यह असाधारण रूप से कीमती थी। एक पत्ता एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को जहर देकर मार डालने के लिए पर्याप्त था। बेशक उसे यह सुनिश्चित करना था कि दूसरे पक्ष को भी चोट पहुंचे। यदि शत्रु सतर्क हो तो चाहे जहर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह बेकार होगा। डेलिली आत्मा विनाशक जड़ी बूटी का यह एकमात्र उपयोग नहीं था। वांग टेंग इसे बनाने के कुछ अन्य तरीके भी जानता था। वांग टेंग ने चुपचाप आध्यात्मिक जड़ी बूटी को जेड बॉक्स में रख लिया और उसे रख लिया। फिर वह अपनी ज़रूरत की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश में जुट गया। उसे कई दुर्लभ और बहुमूल्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिलीं। उसका हृदय रक्त से लथपथ था। वे कितने सारे थे? संभवतः उसके पास सेकेंडरी करियर एलायंस से खरीदने के लिए पर्याप्त अंक नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां संभवतः अंततः सेकेंडरी करियर एलायंस को लाभान्वित करेंगी। इसे रफू करें। वांग टेंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसका मतलब था कि वह आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही चुन सकता था। सौभाग्य से सेकेंडरी करियर एलायंस में अभी भी कुछ विवेक था और उसने उसे एक संग्रह शुल्क दिया। यदि वह ये सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां सेकेंडरी करियर एलायंस को अर्पित करता तो वह बहुत सारे अंक अर्जित कर सकता था। इस बार वांग टेंग को यह नहीं पता था कि उसे लाभ हुआ या हानि। वह केवल अपने आप को यह याद दिला सकता था कि वह ज़्यादा लालची न बने। अन्य माध्यमिक व्यावसायिक प्रतिभाओं की तुलना में यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वांग टेंग जिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तलाश कर रहा था वे अत्यंत दुर्लभ थीं। इसके बारे में सोचते हुए उन्नत श्रेणी की गोलियों के लिए सभी मुख्य सामग्री दुर्लभ थीं। यही कारण था कि ले यान और अन्य इतने लंबे समय के बाद भी उन्हें नहीं पा सके।
यदि वे वांग टेन का पीछा नहीं करते तो उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें खोज में कितना समय लगाना पड़ता। इसके अलावा सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के बीच आध्यात्मिक जड़ी बूटी ढूंढना बहुत थका देने वाला था। अगर वांग टेन के पास असली आंख नहीं होती तो उसे ज्यादा समय और मेहनत खर्च करनी पड़ती। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीब 1 घंटे बाद वांग टेन की नज़र अचानक दवाइयों के एक ढेर पर पड़ी जो 2 से 3 मीटर ऊंचा था। सामग्री का ढेर उससे भी ऊंचा था। इससे पता चलता था कि सामग्री कितनी थी। अंदर छिपी जड़ी बूटियों को ढूंढना बेहद मुश्किल था। वांग टेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को दूर धकेलने के लिए तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति का इस्तेमाल किया, मानो वे कोई कूड़ा हों। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से आधी जड़ी बूटियों को दूर धकेलने के बाद वांग टेन ने अंततः उन सामग्रियों को देखा जिन्हें वह देखना चाहता था। ये 9 पंखुड़ियों वाला एक अजीब बैंगनी फूल था। हर पंखुड़ी पर एक चांदी सफ़ेद बिंदु था। यह एक भंवर या एक योद्धा के शरीर में एक्यूपंक्चर बिंदुओं जैसा दिखता था। इसके चारों ओर नसों की तरह चांदी सफ़ेद पैटर्न थे। ये दिव्य लग रहा था। इस अजीब फूल की सतह से बिजली की चमक निकल रही थी, जिससे उसके आसपास की जड़ी बूटियां अलग थलग पड़ गई थीं। वे और करीब नहीं जा पा रहे थे, यहाँ तक कि उस अजीब बैंगनी फूल के आसपास की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी काली पड़ गई थीं। दवा का असर खत्म हो गया था। वे बेकार हो गई थीं। विपत्ति बिजली की शक्ति। वांग टेन की नज़र अजीब हो गई। फूल के भीतर विपत्ति बिजली की एक झलक थी, आंखों वाला दिव्य वानर। डेलीली आत्मा विनाशकारी जड़ी बूटी। 9 सार विपत्ति फूल। वापसी। 4 स्वर पृथ्वी आपदा बिजली को उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। एक नज़र में ही वह बता सकता था कि इस फूल में बिजली की शक्ति साधारण बिजली नहीं थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा एकत्रित आपदा बिजली की शक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना प्रभावशाली था। बगल में स्थित सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आपदा बिजली से प्रभावित हुईं और बेकार हो गईं। ये वही 9 सार विपत्ति फूल होना चाहिए जिसे मैं खोज रहा था। वांग टेन ने मन ही मन सोचा और फूल रख लिया। इस फूल को खोजने के बाद हर्ब गार्डन ग्रह पर उसका मिशन मूल रूप से पूरा हो गया था। अब बस कुछ सामान्य जड़ी बूटियां ही बची थीं। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं था। उन्होंने सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ढूंढने में कुछ और मिनट बिताए। ले यान और अन्य लोगों को भी आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल गईं। इसके बाद वांग टेन ने गुफा में सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठी की और जाने के लिए तैयार हो गए। क्या आपने अपना निर्णय ले लिया है? वांग टेन ने विशालकाय वानर को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। काले विशालकाय बंदर ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। सनलाइट स्लग ने उससे कुछ कहा, फिर उसने आखिरकार दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, 500 साल हो गए। मैं 500 साल तक तुम्हारा अंगरक्षक रहूंगा। वांग टेन ने सिर हिलाया। वह बहुत खुश था। स्टार बीस्ट को बेवकूफ़ बनाना आसान था। वे मोल तोल करना भी नहीं जानते थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि यदि दूसरा पक्ष समय को घटाकर 300 वर्ष कर दे तो भी वे सहमत हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद भी वे सहमत हो जाएंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। तुम बाकी समय जो चाहो कर सकते हो। वांग टेन ने उसे सांत्वना दी जब उसने उसके विवादित भाव को देखा। सचमुच, काला विशालकाय बंदर बहुत खुश हुआ। वह 1000 साल से ज्यादा समय से हर्ब गार्डन प्लेनेट पर बंद था और उससे तंग आ चुका था। इसलिए उसे रोके जाने का डर था। वह खुश था कि वांग टेन ने उससे वादा किया था। मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, वांग टेन ने कहा। इसके अलावा अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हम एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ठीक है, काले विशालकाय बंदर ने तुरंत सिर हिलाया। वांग टेन ने एक आध्यात्मिक अनुबंध निकाला। दोनों पक्षों ने अपने आध्यात्मिक निशान छोड़े और अपने रिश्ते की पुष्टि की। तुम इसे ले जाना चाहती हो? ले यान ने यह दृश्य देखकर आश्चर्य से पूछा। वांग टेन ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। ले यान की आंखें चमक उठीं। वह चकित थी। यह विशालकाय काला बंदर निश्चित रूप से एक अल्टीमेट स्टेज शाही स्तर का सितारा जानवर होगा। यह आश्चर्यजनक था कि वह वांग टेन के साथ एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार था। सितारा जानवर जितना शक्तिशाली होगा उतना ही वह अनियंत्रित होगा। वह अपने बराबर के योद्धाओं पर कोई दया नहीं दिखाएगा और उससे कमज़ोर योद्धाओं पर तो बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेन ने इसके साथ क्या सौदा किया है। इसे यहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा। ले यान को अचानक कुछ ख्याल आया। मुझे पता है, लेकिन मुझे कोशिश करनी होगी। अगर यह काम नहीं करता है तो भूल जाओ, वांग टेन ने कहा। जब वह बोल रहा था तो अचानक उसके मन में एक आवाज़ आई। इसे दूर ले जाना असंभव नहीं है। महान एल्डर डैन चेन। वांग टेन दंग रह गया। ये सही है, यह मैं ही हूँ। महान एल्डर डैन चेन की आवाज़ वांग टेन के दिमाग में आई। आपकी क्या शर्तें हैं? कृपया मुझे समझाएं, महान बुजुर्ग। वांग टेन के मन में अचानक विचार आया। खनन ग्रह और आध्यात्मिक जानवर ग्रह पर अभी भी दूषित अंधेरे प्रेत हैं।
उन्हें मार डालो और मैं तुम्हें काले विशालकाय वानर को दूर ले जाने की अनुमति दूंगा, महान बुजुर्ग डैनचेन ने कहा। ठीक है। वान तेन की आंखें चमक उठीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दे दी। ओह, महान एल्डर डैनचेन थोड़ा हैरान दिखे। उन्होंने पूछा, क्या आपके 2 क्लोन ऐसा कर सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। वान तेन मुस्कुराया और चुप रहा। बहुत बढ़िया, महान एल्डर डैनचेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उन 2 ग्रहों पर अंधेरे भूतों से निपटने के बाद आप सेकेंडरी करियर एलायंस के नायक बन जाएंगे। मैं न केवल आपको विशालकाय बंदर को वापस लाने दूंगा, बल्कि मैं आपको कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी इनाम में दूंगा। मैं आपको अभी अभी एकत्रित की गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों में से एक हिस्सा मुफ्त में चुनने की अनुमति दे सकता हूँ। सौदा। वान तेन की आंखें चमक उठीं। मैं जो कहता हूँ वही सच होता है। महान एल्डर डैनचेन की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो गई। वान तेन चमकती आंखों के साथ वहीं खड़ा था। वह बहुत खुश था। हमें चलना चाहिए। तुम दिवा स्वप्न क्यों देख रहे हो? ले यान ने वान तेन की आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। ठीक है, चलो अब चलते हैं, वान तेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक टोकन निकाला और आवाज़ संचारण का उपयोग करके सनलाइट स्लग और काले विशाल वानर से बात की, पहले मेरे स्थान पर आओ। हम जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं, वान तेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक टोकन निकाला और आवाज़ संचारण का उपयोग करके सनलाइट स्लग और काले विशाल वानर से बात की, पहले मेरे स्थान पर आओ। हम जा रहे हैं। तुमने अंतरिक्ष का निर्माण किया। सनलाइट स्लग दंग रह गया। यह आदमी मानव मार्शल योद्धाओं के बीच ब्रह्मांड के दायरे में ही था। वह अंतरिक्ष का निर्माण कैसे कर सकता था? वान तेंग ने कहा, वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सनलाइट स्लग ने आगे कुछ नहीं पूछा और सिर हिला दिया। उसे इस बात का डर नहीं था कि वान तेंग उसके साथ कुछ करेगा। आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वान तेंग अपने शब्दों से पीछे हट जाएगा। वान तेंग ने अपना हाथ हिलाया और सूर्य प्रकाश स्लग तथा काला विशालकाय वानर वहीं गायब हो गए। हाँ, ले यान की आंखें चमक उठीं। वह थोड़ा चौंक गई और सहज रूप से सवाल पूछना चाहती थी। हालांकि जब भी उसने इस तरह का निजी सवाल पूछा तो वान तेंग ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने मुंह बनाया और खुद को अपमानित करने से रोकने के लिए अपनी जीभ की नोक से शब्दों को निगल लिया। चलो चलें, वान तेंग ने टोकन अपने हाथ में पकड़ लिया और ले यान और अन्य लोगों से कहा। ले यान ने सिर हिलाया। उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया और उसने उसमें फोर्स भर दिया। धमाका, टोकन में हल्का सा कंपन हुआ और एक अजीब सी जगह में उतार चढ़ाव हुआ। ये फैल गया। प्रकाश का एक स्तंभ वान तेंग और उनके साथियों को घेरता हुआ आकाश में चला गया। वे भी मौके पर ही गायब हो गए। अगले ही पल वे एक चौक में दिखाई दिए। वहां हंगामा मच गया। वान तेंग और अन्य लोग जब अपने आसपास का दृश्य देखा तो दंग रह गए। यह एक बहुत बड़ा चौक था। चौक पर कई खंड थे और चौक के ऊपर अलग अलग आकार के पत्थर के चबूतरे थे जो उनके सिर के ऊपर घनी तरह से तैर रहे थे। आगे नीचे देखने पर उसे वह चौक दिखाई दिया जहां विभिन्न बुद्ध बैठे हुए थे। इसका मतलब यह था कि ऊपर से नीचे तक 3 क्षेत्र थे। इनमें से एक सबसे ऊंचे स्थान पर पत्थर के चबूतरे से भरा हुआ था। बीच में एक छोटा सा चौक था। उसके नीचे एक बड़ा चौक था जहां विभिन्न बुद्ध बैठे थे। ये है, वान तेंग ने आश्चर्य से अपने चारों ओर देखा। यह अंतिम प्रतियोगिता स्थल है। पत्थर के चबूतरों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर आया है। ले यान ने उनके सिर के ऊपर तैरते पत्थर के चबूतरों की ओर इशारा किया। वान तेंग की नज़रें चमक उठीं। उसने पत्थर के चबूतरे को देखा और समझ गया। पत्थर के चबूतरे पर कुछ लोग पहले से ही अपनी भट्टियां निकाल चुके थे और गोलियां बनाना शुरू कर रहे थे, जबकि दूसरे लोग ढलाई कर रहे थे। हल्की सी खनकती हुई आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वहाँ कुछ लोग दवाइयाँ भी बना रहे थे। वे या तो कीमियागर थे या जहर के उस्ताद। वहाँ कुछ लोग स्वादिष्ट खाना भी बना रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे। उदाहरण के लिए, कीमियागर बिखरे हुए थे लेकिन वे सभी एक ही क्षेत्र में थे। लोहार, औषधि विक्रेता, विष विशेषज्ञ, बलरसोया और कई अन्य लोग भी अपने क्षेत्र में थे। ये क्षेत्र नीचे प्लाजा के क्षेत्रों के अनुरूप थे। इस समय पत्थर के मंच पर प्रतिभाशाली माध्यमिक पेशेवरों ने वान तेंग और उनके साथियों को देखा। उनके भाव बदल गए। ये लोग वान तेंग और ले यान, 2 शीर्ष स्तरीय माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाओं के लिए कोई अजनबी नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने उन्हें हर्ब गार्डन ग्रह से इतनी जल्दी वापस आते देखा तो वे चकित रह गए। यहाँ के लोग जल्दी वापस आ पाए क्योंकि उनका लक्ष्य इतनी ऊंची रैंकिंग हासिल करना नहीं था। उन्होंने जो गोलियां और जहर बनाए वे उच्च श्रेणी के नहीं थे। उन्हें ढूंढना आसान था और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता था। हालांकि द्वितीय पेशे की प्रतिभाओं ने देखा कि वान तेंग और उनकी टीम के साथ हर्ब गार्डन ग्रह पर क्या हुआ था। इसलिए वे ईर्ष्या से जल उठे।
नीचे प्लाजा में बैठे दर्शकों ने भी वांग टेंग और उनके साथियों को देखा। वे थोड़े उत्साहित हो गए। बाहर आओ, वांग टेंग बाहर है, वह ज़्यादातर लोगों से तेज है। वह तेज कैसे नहीं हो सकता? उन्होंने इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोज ली हैं। वे कई लोगों से आगे हैं। ये सही है, वे बहुत भाग्यशाली हैं। कई प्रतिभाएं अभी भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। डैन परिवार से डैन युआन, ली परिवार से ली जिन और मा परिवार से मायान जैसी शीर्ष प्रतिभाएं अभी भी स्टार जानवरों से डटकर मुकाबला कर रही हैं। वे जो गोलियां बनाना चाहते हैं वे असाधारण होनी चाहिए। उन्हें कई उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास शक्तिशाली सितारा जानवर हैं जो उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि वे उन्हें प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है कि वांग टेंग और उनके साथी किस ग्रेड में पहुंचेंगे? अंत में उन्हें जो आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिली उन्हें देखिए, वे अत्यंत दुर्लभ लगती हैं। मैं उनमें से कई को पहचान नहीं पाया। ये कहना मुश्किल है। नुस्खे अलग अलग आकार और प्रकार के होते हैं और उन्हें जिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की ज़रूरत होती है वे अप्रत्याशित होती हैं। यहाँ तक कि एक संत स्तर का कीमियागर भी यह नहीं बता पाएगा कि वह कौन सी गोली बनाना चाहता है। हम केवल परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अल्पविराम। कई लोग अनुमान लगा रहे थे कि वांग टेंग और उनके साथी कौन सी गोलियां बनाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं बता सका। इस आदान प्रदान के दौरान जो दवाइयां बनाई जानी थीं वे सभी प्रतिभाशाली कीमियागरों की विशेषता रही होंगी। उनका अनुमान इतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता था। उपस्थित लोगों में से अधिकांश लोग माध्यमिक पेशेवर थे। वे सही थे। ब्रह्मांड में बहुत सारे गोली के नुस्खे हैं। वे सभी प्रकार के थे। इसका अनुमान लगाना असंभव था। हालांकि इससे उनकी दिलचस्पी कम नहीं हुई। इसके बजाय वे और भी ज़्यादा उत्सुक हो गए कि वांग टेंग और ले यान कौन सी गोलियां बनाना चाहते थे। उनका ध्यान आकर्षित हुआ। सनलाइट स्लग के डरावने संग्रह की वजह से वांग टेंग और अन्य लोग हर्ब गार्डन प्लेनेट को पहले ही छोड़ने में सक्षम थे। इस क्षेत्र में अन्य प्रतिभागियों पर उनका एक फ़ायदा था, इसलिए सभी को उनसे बड़ी उम्मीदें थीं। अल्पविराम। चलो अपने मैच शुरू करते हैं। मुझे तुम्हारी असली क्षमता देखने दो, लेयान ने अपनी आंखों में प्रतिस्पर्धा का भाव दिखाते हुए वांग टेंग से कहा। रास्ते में उसे बहुत बड़ा झटका लगा था और उसे लगभग ऐसा लगने लगा था कि वह बेकार है। अब जब वह आखिरकार अपने मुख्य क्षेत्र में वापस आ गई थी तो उसे लगा कि अपनी क्षमता दिखाने का समय आ गया है। शुभकामनाएं। वांग टेंग के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी जब उसने उसके चेहरे पर मुस्कान देखी। उसने अपनी मुट्ठी उसकी ओर लहराई। लेयान को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह बता नहीं पाए। उसने सिर हिलाया और उड़कर पत्थर के चबूतरे की ओर भागी। मुझे अंक देना याद रखना, वांग टेंग अचानक पीछे से चिल्लाया। लेयान बीच हवा में ही रुक गई। उसने अपना शरीर थोड़ा झुकाया और लगभग आसमान से गिर गई। हालांकि उसने जल्दी से खुद को स्थिर किया और एक पत्थर के मंच पर उतरी। वह मुड़ी और वांग टेंग को घूरने लगी। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपना शरीर हिलाया और 3 प्रकाश किरणों में बदल गया। वे 3 पत्थर के प्लेटफार्मों पर उतरे। उनमें से एक विष क्षेत्र के पत्थर के मंच पर था, एक औषधि क्षेत्र के पत्थर के मंच पर था तथा अंतिम कीमिया क्षेत्र के पत्थर के मंच पर था। ये दृश्य देखकर नीचे बैठे दर्शक दंग रह गए। फिर वहां शोर मच गया। बिजली दिल लॉ, ज़ैंग जियांग, खनन का काला घोड़ा, वांग टेंग का बैकअप। एक चौक में मौजूद हर कोई अचंभित था। वे अविश्वास से वांग टेंग की तीनों आकृतियों को देख रहे थे। वह क्या कर रहा है? उसने आध्यात्मिक पशु ग्रह और खनन ग्रह से 2 क्लोन वापस नहीं लिए हैं, लेकिन उसने 2 और क्लोन बनाए हैं। क्या वह पागल है? रसायन विद्या, चिकित्सा, विष। वांग टेंग कितने गौण व्यवसायों में भाग लेने जा रहा है? अरे पागल, पागल, यह आदमी पागल है। अल्पविराम। सभी ने उत्साहपूर्वक चर्चा की। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा। सबसे पहले जब उन्होंने वांग टेंग को एक साथ 3 ग्रहों में प्रवेश करते देखा तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वह 3 द्वितीयक व्यवसायों की प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये 3 क्षेत्र नहीं थे। वह एक साथ सभी क्षेत्रों पर काम करना चाहता था। केवल एक पागल ही ऐसा काम करेगा। सामान्य लोग तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुख्य परिवार के सदस्य भी हैरान रह गए। जब उन्होंने वांग टेंग की 3 आकृतियां देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैचों की श्रृंखला के बाद उन्हें वांग टेंग की क्षमता के बारे में गहरी समझ थी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ही बार में सभी 7 माध्यमिक व्यवसायों में भाग लेगा। जैसा कि सभी ने सोचा था, यह ऐसा काम नहीं था जो कोई सामान्य व्यक्ति कर सकता था। यह आदमी सचमुच बहुत साहसी है। ले पेन ने अपना सिर हिलाया और दुखी होकर कहा। डैन परिवार के मुखिया डैंग गुआंग ने भावुक होकर कहा। उसने न केवल इसके बारे में सोचने की हिम्मत की, बल्कि उसने इसे करने की भी हिम्मत की। उसकी निगाहें चमक उठीं। वह इतने सारे गौण व्यवसायों में लगा हुआ है। वह क्या सोच रहा है?
ली परिवार के मुखिया ली झेंगकिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कौन जानता है, मो परिवार के मुखिया मो चेंगजू ने अपना सिर हिलाया। मैं उनके तरीके को बहुत अच्छा नहीं मानता। चलिए इंतज़ार करके देखते हैं। परिवार के अन्य मुखियाओं की निगाहें झपकने लगीं। वे चुप रहे और इंतज़ार करने लगे कि आगे क्या होगा। टी लॉन के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन वह जल्दी ही व्यंग्य में बदल गया। वांग टेंग इतना घमंडी था कि एक साथ इतने सारे माध्यमिक पेशेवर प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता था। जल्दी या बाद में वह मुसीबत को आमंत्रित कर सकता था। वह भी जहर की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। लैन जी की आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित था। यह आदमी परेशान करने वाला है। उसे अतीत में वांग टेंग का प्रदर्शन याद आ गया। वह ये बताने में सक्षम था कि लैन परिवार के पास ब्लू लोचगू जहर था और उसे विषमुक्त करने का तरीका भी था। यह कोई ऐसा हुनर नहीं था जो किसी साधारण जहर मास्टर के पास होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। इसके अलावा अंत में दूसरे पक्ष ने आसानी से गू सांपों और क्रिम्सन किरण कीड़ों को छीन लिया, जिन्हें लैन यू ने कई वर्षों तक तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यहाँ तक कि वह भी नहीं बता सका कि वांग टेंग ने ये कैसे किया। लैन परिवार का जहर कौशल गू जहर गुप्त कौशल से पारित किया गया था। उनके पूर्वज ने इसे एक प्राचीन विरासत स्थल पर गलती से पाया था। इसी तरह लैन परिवार अपने वर्तमान गौरव तक पहुंचने में सक्षम था। इससे पता चला कि गू जहर गुप्त कौशल कितना असाधारण था, जो लैन परिवार जैसे मुख्य परिवार को बनाने में सक्षम था। सामान्य माध्यमिक पेशेवर अंदर दर्ज जहर कौशल से निपटने में सक्षम नहीं होंगे। वांग टेंग सरल नहीं था। अब भी वह थोड़ा सदमे में था। लैन जी ने राहत की सांस ली जब वांग टेंग ने लैन यू को नहीं मारा और उसे प्रतियोगिता जारी रखने के लिए भी कहा। हालांकि जब उसने देखा कि वांग टेंग जहर प्रतियोगिता में भाग ले रहा था तो उसे बुरा लगा। लैन यू को रिहा करने का मतलब था कि दूसरे पक्ष ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वह कितना आश्वस्त था। उसके विचार अन्य परिवार के मुखियाओं से अलग थे। वह समझता था कि उसका गू जहर गुप्त कौशल कितना शक्तिशाली था, इसलिए वह जानता था कि इस युवक की प्रतिभा कितनी भयावह थी। ये व्यक्ति इस विनिमय घटना में सबसे बड़ी विसंगति हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। दूसरी तरफ माँ परिवार के मुखिया मालू का चेहरा भी उदास था। उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि वांग टेंग ने हर्ब गार्डन प्लेनेट को जल्दी छोड़ दिया और मायान से नहीं मिला। हालांकि लैन परिवार की प्रतिभाओं को रोकने की वांग टेंग की क्षमता ने उसके लिए शांत रहना मुश्किल बना दिया। जहर परिवार के सदस्य के रूप में वह जानता था कि लैन परिवार का जहर कौशल कितना कठिन और डरावना था। हालांकि वांग टेंग इसे आसानी से बेअसर करने में कामयाब रहा। यह युवक जहर की महान प्रतिभा वाला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होना चाहिए। उसने पहले ही तय कर लिया था कि जैसे ही मायान बाहर आएगी, वह तुरंत मायान को बता देगा और वांग टेंग से निपटने की अपनी योजना रद्द कर देगा। वह इस सौदे को स्वीकार नहीं करेगा। सभी मुख्य परिवारों के मुखियाओं के विचार अलग अलग थे। हालांकि एक समानता थी, वे सभी वांग टेंग पर ध्यान दे रहे थे। दुर्भाग्य से वांग टेंग 3 पत्थर के मंच पर उतरने के बाद भी हिले नहीं। इसके बजाय वह पैर मोड़कर बैठ गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। ऊंचे मंच पर हा महान एल्डर तांबेली ने महान एल्डर डैन चेन की ओर देखा और जोर से हंस पड़े। इस युवक ने आखिरकार अपनी पृष्ठभूमि बता ही दी। मुख्य परिवार हैरान हो गए होंगे। महान एल्डर डैन चेन ने अनियंत्रित रूप से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आश्चर्यचकित हूं, लेकिन रैंकिंग पाने के लिए उसे अभी भी अपनी क्षमता पर निर्भर रहना होगा। आइए प्रतीक्षा करें और देखें, महान एल्डर बायज ने कहा। लेकिन वह क्या कर रहा है? दूसरे लोग पहले से ही इसे बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन वह अभी भी वहीं आराम कर रहा है। महान बुजुर्ग तांबेली ने आश्चर्य से वांग टेंग को देखा। महान एल्डर डैन चेन और महान एल्डर बायस भी हैरान थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और वांग टेंग की ओर देखा। अल्पविराम। ये साथी ले यान ने वांग टेंग की 3 आकृतियों को देखा और अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। चाहे जो भी हो, उसे अपना आत्मविश्वास वापस पाने के लिए वांग टेंग को कीमिया में हराना ही था। अगर नहीं, तो उसे इस आदमी द्वारा तब तक दबाया जा सकता है जब तक वह अपना सिर नहीं उठा सकती। जहां तक अन्य गौण व्यवसायों का प्रश्न है, तो वह उनकी परवाह नहीं करती थी। लेकिन वह हैरान थी कि इस आदमी ने मैच तुरंत शुरू क्यों नहीं किया। वह किस बात का इंतजार कर रहा था? बिजली दिल की लौ, जांग जियांग, खनन का काला घोड़ा, वांग टेंग का बैकअप। 2 सांस। ले यान ने एक लंबी सांस ली और अपने दांत पीस लिए। उसे भूल जाओ, मुझे जल्दी करना है। मुझे भी उस गोली को बनाने में ज्यादा भरोसा नहीं है। मुझे जल्द से जल्द उससे परिचित हो जाना चाहिए। अगर मैं एक बार असफल भी हो जाऊं, तो मैं फिर से कोशिश कर सकती हूं। धमाका। उसके सामने एक विस्फोट हुआ और फिर एक भट्टी प्रकट हुई। लाइटनिंग साउंड फनेस। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। ले यान ने जो भट्टी निकाली वह असली लाइटनिंग साउंड फनेस थी। यह कोई युद्ध तकनीक नहीं थी। एक महान लोहार के रूप में उन्हें लगा कि यह लाइटनिंग साउंड फनेस असाधारण है।
इसके अंदर लाइटनिंग स्पिरिट क्रिस्टल नामक एक विशेष सामग्री होनी चाहिए। लाइटनिंग स्पिरिट क्रिस्टल लाइटनिंग एलिमेंट खजाने को गढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। लाइटनिंग साउंड फनेस बनाने के लिए ले परिवार को अमीर और शक्तिशाली होना चाहिए। जब ले यान ने लाइटनिंग साउंड फनेस निकाला तो परिवार के दूसरे मुखिया भी हैरान रह गए। उन्होंने ले पेन की तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ले परिवार ले यान के लिए इतना बढ़िया लाइटनिंग साउंड फनेस बना देगा। ले पेन ने गर्व से कहा, मेरी बेटी की प्रतिभा उत्कृष्ट है, इसलिए उसकी प्रतिभा और क्षमता को सामने लाने के लिए उसे एक उत्कृष्ट लाइटनिंग साउंड फनेस से जोड़ा जाना चाहिए। जब वे बात कर रहे थे, ले यान, जो पत्थर के मंच पर थी, अचानक हिल गई। उसने अपने गोरे और पतले हाथ फैलाए और उनसे बैंगनी लाल लपटें उठने लगीं। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यह एक विशेष ज्वाला थी। इसके अलावा वह बैंगनी लाल लौ में बिजली की चमक का भी आभास कर सकता था। अपनी दृष्टि से वह लौ में बिजली की हल्की चमक भी देख सकता था। ये कौन सी ज्वाला है? वांग टेंग ने खुद से सोचा। उसने बैंगनी लाल ज्वाला की विशेषताओं की तुलना की और प्रासंगिक जानकारी के लिए अपने दिमाग की खोज की। वह सभी प्रकार की ज्वालाओं से परिचित था, लेकिन वह ब्रह्मांड की हर ज्वाला को नहीं जान सका। ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, इसलिए उसमें तरह तरह की अजीबोगरीब लपटें थीं। कुछ तो दुर्लभ थीं और उन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। केवल अच्छे भाग्य वाले लोग ही उन्हें खोज सकते थे और उनका उपयोग कर सकते थे। ये बिजली के दिल की लौ की तरह लग रहा है। राउंड बॉल अचानक चिल्लाया। बिजली की हृदय ज्वाला। वांग टेंग दंग रह गया। फिर उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे इस ज्वाला का वर्णन याद आ गया। राउंड बॉल ने कहा, लाइटनिंग हॉट फ्लेम एक शक्तिशाली विशेष ज्वाला है। यदि कोई स्थान पूरे वर्ष बिजली की पीड़ा से पीड़ित रहता है तथा वहां अत्यधिक अग्नि बल होता है, तो वह इस विशेष ज्वाला को जन्म दे सकता है, जिसमें बिजली की शक्ति होती है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। राउंड बॉल की जानकारी वैसी ही थी जैसा कि उसके दिमाग में था। ये लाइटनिंग हॉट फ्लेम थी। इस ज्वाला को स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जन्मी दिव्य ज्वाला माना जा सकता है। हालांकि यह अभी भी एक वास्तविक दिव्य ज्वाला से कुछ दूरी पर थी। इसकी शक्ति वास्तविक दिव्य ज्वाला जितनी मजबूत नहीं थी। आखिरकार दिव्य ज्योति को जन्म देने की शर्तें बहुत कठोर थीं। पूरे ब्रह्मांड में भी दिव्य ज्वालाएं बहुत कम थीं। बिजली की शक्ति ले परिवार की लाइटनिंग साउंड फनेस के लिए उपयुक्त है। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। एक मुख्य परिवार बनने के लिए ले परिवार की पृष्ठभूमि असाधारण थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह अचानक ले यान की रसायन विद्या में निपुणता के बारे में थोड़ा उत्सुक हो गया। इस समय वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। जैसे ही ले यान ने अपनी बिजली जैसी हृदय ज्वाला को सक्रिय किया, विशेषता बुलबुले अचानक बैंगनी लाल ज्वाला के चारों ओर गिरने लगे। उन्हें लेने के लिए वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को बाहर निकालकर विशेषता बुलबुले उठा लिए। वह जहर या गोलियां बनाने की जल्दी में नहीं था। वह इन माध्यमिक पेशेवरों द्वारा विशेषता बुलबुले गिराए जाने का इंतजार कर रहा था ताकि उसके माध्यमिक व्यवसायों में उसकी महारत ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर तक पहुंच सके। यदि वह इस आदान प्रदान को जीतना चाहता है तो उसे यह कार्य सुंदरता से करना होगा। बिजली दिल लौ 1500। बिजली दिल लौ 1000। बिजली दिल लौ 1200। अल्पविराम। वहां ठीक 3 विशेषता बुलबुले थे। वे वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए और बैंगनी लाल लौ में बदल गए। ये 4 दिव्य लपटों के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। बिजली की हृदय ज्वाला ने बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया। उसने हार मान ली और आज्ञाकारी होकर पारदर्शी ज्वाला बन गई। वांग टेंग बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे शुरू में ही इतनी उपयोगी लौ मिल जाएगी। उसकी किस्मत खराब नहीं थी। उन्हें अधिक विशेष लपटें होने से कोई आपत्ति नहीं थी। जितनी अधिक लपटें होती, उसका सच्चा ड्रैगन युद्ध शरीर छद्म उतना ही मजबूत होता। उसने सोचा कि अगर ले यान को पता चले कि उसके दिल में भी बिजली की तरह चमक है तो उसकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। अल्पविराम। जब सब लोग वांग टेंग पर ध्यान दे रहे थे, तभी आसमान में स्क्रीन पर एक आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। इसने फिर से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। टकराना। खनन गृह पर विशाल मैदान पर विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जमीन कांप उठी। बड़ी बड़ी दरारें प्राकृतिक खाई की तरह दिखाई देने लगीं। वे जमीन पर आपस में जुड़ गईं और दूर तक फैल गईं। धूल हवा में उड़ गई और विशाल मैदान पर छा गई। मैदान के ऊपर हवा में एक व्यक्ति खड़ा था। उसने अपने हाथ फैलाए हुए थे, जैसे वह जमीन से कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर कोई देख सकता था कि नीचे की धरती एक ड्रैगन की तरह घूम रही है। ऐसा लग रहा था कि वह बेतहाशा संघर्ष कर रही है। ये फैंग परिवार से फैंग लियू है। वह क्या कर रहा है? ये दृश्य इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या उसने नस खोजने वाला ड्रैगन पकड़ने का कौशल भी सीखा है? बिजली दिल लौ। ज़ैंग जियांग। खनन का काला घोड़ा। वांग टेंग का बैकअप। 3। अल्पविराम। चौक में शोर मच गया। बहुत से लोग फैंग परिवार की सीटों की ओर देखने लगे।
फैंग हुआ की आंखों में मुस्कान आ गई। फैंग लियू की प्रतिभा ने उसे निराश नहीं किया। उसने पहले ही नस खोज ड्रैगन पकड़ने का हुनर सीख लिया था। यह उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। जब वांग टेंग ने वेन सर्चिंग ड्रैगन कैचिंग कौशल का प्रदर्शन किया तो कई लोग चकित रह गए। अब फैंग लियू ने भी वेन सर्चिंग ड्रैगन कैचिंग कौशल का प्रदर्शन किया। वह दूसरे पक्ष से कमजोर नहीं था। धमाका। इस समय स्क्रीन पर मौजूद फैंग लियू अचानक चिल्लाया। जमीन और भी हिंसक रूप से हिल गई और एक खदान को बलपूर्वक खोदा गया। खदान पूरी तरह काली थी और उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। ठंड के प्रभाव में यह एक काले अजगर की रूपरेखा में बदल गई। ये बहुत ही अजीब लग रहा था। गर्जन। जब वह आकृति दिखाई दी तो हवा में एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। यह एक असली भयानक विशालकाय अजगर की दहाड़ की तरह थी। ये बहरा कर देने वाली थी। खदान का संघर्ष और भी हिंसक होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह फैंग लियू की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रही है। हालांकि बल के दमन के कारण खदान मुक्त नहीं हो सकी। छाया गायब हो गई, केवल काली खदान ही पीछे रह गई। ये है गहरा काला फ्रॉस्ट आयरन एड्स बाय पब फ्यूचर। कई लोगों ने तुरंत ही खदान का असली चेहरा पहचान लिया। वे दंग रह गए। यह एक गहरे काले रंग की फ्रॉस्ट आयरन खदान है। यह एक अत्यंत मूल्यवान बर्फ तत्व की खदान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि खनन ग्रह पर ऐसी कोई खदान मौजूद होगी। फैंग लियू अद्भुत है। वह डार्क ब्लैक फ्रॉस्ट आयरन को खोजने में कामयाब रहा। ये सही है, मुझे उस मैदान में कोई बर्फ तत्व नहीं दिख रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह डार्क ब्लैक फ्रॉस्ट आयरन पैदा करेगा। फैंग लियू की खनन कुशलता वास्तव में असाधारण है। वह बहुत शक्तिशाली है। ये डार्क ब्लैक फ्रॉस्ट आयरन खदान खनन ग्रह पर शीर्ष 10 खदानों में से एक है। कोई भी व्यक्ति बिना किस्मत के इसे नहीं खोज पाएगा। वास्तव में भाग्य और योग्यता दोनों ही अपरिहार्य हैं। अल्पविराम। गहरा काला ठंडा लोहा। महान बुजुर्ग तांबेली आश्चर्यचकित थे। ऐसा लगता है कि फैंग लियू खनन में प्रथम स्थान के लिए एक मजबूत दावेदार होगा। महान बुजुर्ग बायज ने सिर हिलाया। सांग परिवार की प्रतिभाएं भी बुरी नहीं हैं। ऐसा लगता है कि वे जल्द ही उस खदान को ढूंढ लेंगे। महान एल्डर डैन चेन अचानक मुस्कुराए और दूसरी स्क्रीन पर देखने लगे। ओह! महान बुजुर्ग तांबेली और उनके साथी दंग रह गए। उन्होंने तुरंत दूसरी स्क्रीन पर देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। स्क्रीन पर सांग परिवार की सांगी रेगिस्तान में थी। वह हवा में तैर रही थी। उसके शरीर में मौजूद शक्ति लगातार बाहर निकल रही थी और नीचे जमीन में प्रवेश कर रही थी। धमाका। नीचे रेगिस्तान में कंपन होने लगा। ढेर सारे रेत के कण आसमान में उछले, जिससे एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान पैदा हो गया। ये दृश्य आश्चर्यजनक था। अनगिनत निगाहें फैंग लियू पर इकट्ठी हो गईं। जब उन्होंने अंदर का दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। क्या संयोग है! फैंग लियू को अभी अभी एक डार्क ब्लैक फ्रॉस्ट आयरन मिला है, लेकिन सांगी को भी एक मिल गया है। इसके अलावा देखने से ऐसा लगता है कि यह कोई साधारण खदान नहीं थी। सभी लोग स्क्रीन पर बिना पलक झपकाए दृश्य को देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि रेगिस्तान के नीचे किस तरह की खदान छिपी हुई है। ये कुछ दिन खनन प्रतिभाओं के लिए पूरे ग्रह को कवर करने के लिए पर्याप्त थे। वे बहुत आश्वस्त थे क्योंकि वे इस ग्रह पर मौजूद सभी खदानों में से अपनी पसंद की खदान चुनने में सक्षम थे। ये प्रतिभाएं वांग टेंग से अलग थीं। वे नीचे की खदान को नहीं देख सकते थे, इसलिए वे केवल बाहरी विशेषताओं के आधार पर ही अपना निर्णय ले सकते थे। यहाँ तक कि सांगी की रहस्यमयी प्रकाश दृष्टि भी उसे थोड़ी सी ही मदद कर पाए। वह उस खदान को नहीं देख पाया जो ज़मीन से हज़ारों या दसियों हज़ार मीटर नीचे थी। इसके अलावा समय सीमित था, इसलिए वे एक एक करके खदानों का अन्वेषण नहीं कर सकते थे। इसलिए उनका एकमात्र तरीका कुछ ऐसे स्थानों को चुनना था जहां बहुमूल्य अयस्कों की संभावना सबसे अधिक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर वे अपना अंतिम निर्णय लेंगे। ये खनन इंजीनियर की दृष्टि और अनुभव की परीक्षा थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वांग टेंग ने इस मामले में धोखा किया था। धमाका। कुछ समय बाद रेगिस्तान के नीचे की खदान को सांगी ने बलपूर्वक खोद डाला। ये तो मानना ही पड़ेगा कि इन प्रतिभाओं की खनन महारत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। उन सभी के पास नस खोजने वाला ड्रैगन पकड़ने का कौशल था। यह एक अत्यंत दुर्लभ कौशल था, लेकिन अब यह अक्सर दिखाई देने लगा। ये दर्शकों के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। वांग टेंग के नस खोजने वाले ड्रैगन पकड़ने के कौशल के कारण होने वाला प्रभाव धीरे धीरे गायब हो गया। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि वांग टेंग की खनन कुशलता सभी से बढ़कर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अन्य प्रतिभाएं भी कमतर नहीं हैं। कोई नहीं जानता था कि अंत में चैंपियन कौन बनेगा। सांगी ने जब रेगिस्तान के नीचे खदान खोदी तो उसका असली रूप सामने आ गया। यह एक भूरी पीली खदान थी। इसके ऊपर एक काले कछुए की आकृति बनी हुई थी। ये जीवंत दिख रही थी। गर्जन। आसमान में गुस्से से भरी दहाड़ गूंज उठी। काला कछुआ लगातार संघर्ष कर रहा था, सांगी की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था।
सांग यी जैसी प्रतिभाएं ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में सक्षम थीं, इसलिए उनकी मार्शल आर्ट कम से कम स्वर्ग के दायरे में थी। इसलिए जब तक वे खदान खोदते रहेंगे, चीजें बहुत आसान होंगी। खदान से ऊर्जा के उछाल को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं होगा। ये पीली स्पिरिट गोल्ड रेत की तरह लग रहा है। पीली आत्मा सोने की रेत। यह एक अत्यंत कीमती पृथ्वी तत्व अयस्क है। इसे ब्रह्मांड स्तर के हथियार बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कहा जाता है। अल्पविराम।